हेलो बच्चों, ई पाठशाला में आपका स्वागत है। हम लोग आज से पढ़ेंगे कंप्यूटर और कंप्यूटर में कंप्यूटर फंडामेंटल, और ये कंप्यूटर फंडामेंटल का पहला पार्ट है। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है कंप्यूटर क्या है, उसके बाद दूसरा है कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर का विकास और कंप्यूटर की पीढ़ियां। तो ये 4 टॉपिक आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? तो देखते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा में प्रक्रिया करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। अर्थात कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। ठीक है, तो ये रहा कंप्यूटर कि कंप्यूटर क्या है। अब आगे अगली डेफिनेशन इसी को अलग तरीके से लिख सकते हैं कि कंप्यूटर यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करके परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। ठीक है, कंप्यूटर यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करके परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। एक हम लोग यह डेफिनेशन दे सकते हैं। अगली डेफिनेशन है द डाटा इज रॉ मटेरियल यूज्ड एज इनपुट एंड इंफॉर्मेशन इज processed data obtained as output of data processing। तो इस तरह से ये हम 3 डेफिनेशन कंप्यूटर के बारे में दे सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। अतः यह स्पष्ट होता है कि कंप्यूटर का सीधा संबंध गणना करने वाले यंत्र से है। वर्तमान में इसका क्षेत्र केवल गणना करने तक सीमित न रहकर अत्यंत व्यापक हो चुका है। कंप्यूटर अपनी उच्च संग्रह क्षमता, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, गति अर्थात स्पीड, स्वचालन, ऑटोमेशन, क्षमता कैपेसिटी, शुद्धता एक्यूरेसी, सार्वभौमिकता वर्सटैलिटी, विश्वसनीयता रिलायबिलिटी, याद रखने की शक्ति के कारण हमारे जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण होता जा रहा है। कंप्यूटर द्वारा अधिक सूक्ष्म समय में अधिक तीव्र गति से गणनाएं की जा सकती हैं। कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम अधिक शुद्ध होते हैं। ठीक है, तो ये रहा कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर के बारे में ये रही जानकारी। ठीक है, अब यहां पे देखिए, ये एक आईपीओ साइकिल है। क्या है? आईपीओ साइकिल। दुनिया की कोई भी चीज हो वो आईपीओ साइकिल फॉलो करती है। कंप्यूटर भी आईपीओ साइकिल फॉलो करती है। सबसे पहले कंप्यूटर में इनपुट देंगे, फिर वो प्रोसेस होगा, तब फिर हमें आउटपुट मिलेगा। इसी तरह दुनिया की कोई भी चीज का मतलब है कि अगर हमको चाय बनानी है, चाय पीना है, तो उसके लिए पहले हमें रॉ मटेरियल्स इकट्ठे करने होंगे। चाय की पत्ती हो गई, दूध हो गया, पानी हो गया, चीनी हो गया। ठीक है, ये सब मिला के फिर इसको बर्नर पे रखेंगे और उसके बाद पकेगा। तो जो पकने की प्रोसेस, इसको ये प्रोसेसिंग हो गई। उसके बाद आउटपुट में जो हम चाय पीते हैं वो हमें चाय मिल गया। ठीक है, तो जैसे हर एक चीज आईपीओ साइकिल फॉलो करती है, उसी तरह कंप्यूटर भी आईपीओ साइकिल फॉलो करता है। चलिए और कंप्यूटर के बारे में थोड़ा जानते हैं। आजकल विश्व के हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, जैसे अंतरिक्ष, फिल्म निर्माण में, यातायात, उद्योग, व्यापार, रेलवे स्टेशन,
स्कूल कॉलेज, एयरपोर्ट आदि। कंप्यूटर द्वारा जहां एक तरफ वायुयान, रेलवे तथा होटलों में सीटों का आरक्षण होता है, वहीं दूसरी तरफ बैंकों में कंप्यूटर की वजह से कामकाज सटीकता तथा तेजी से हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो कंप्यूटर क्या है हम लोगों ने देखा। अब कंप्यूटर की विशेषताएं क्या कौन कौन सी हैं, तो चलिए विशेषताएं देखते हैं। विशेषताओं के बारे में ये बता दें कि इसकी जितनी भी तुलनात्मक विशेषताएं हैं ये ह्यूमन बीइंग से ही तुलना की गई हैं, क्योंकि ये हमारे ही उपयोग के लिए बनाई गई है, हमारे ही सुविधा के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो इसकी जो विशेषताएं हैं इसकी तुलना ह्यूमन बीइंग से ही की गई है। सबसे पहला है स्पीड। स्पीड, अब स्पीड देखिए, आप पैदल चलकर कहीं भी जा सकते हैं, फिर भी साइकिल, स्कूटर या कार का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप किसी भी कार्य को तेजी से कर सकें। मशीन की सहायता से आप कार्य की स्पीड बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर किसी भी कार्य को बहुत तेजी से कर सकता है। कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में गुणा, भाग, जोड़, घटाना जैसी लाखों क्रियाएं कर सकता है। यदि आपको 500 से मल्टीप्लाई करना है 44 का मान ज्ञात करना है तो आप 1 या 2 मिनट लेंगे। यही कार्य कैलकुलेटर से करें तो वह लगभग 1 या 2 सेकंड का समय लगेगा, पर कंप्यूटर ऐसी लाखों गणनाओं को कुछ ही सेकंड में कर सकता है। तो ये तो रही बात स्पीड की। ऑटोमेशन, स्वचालन। हम अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार की स्वचालित मशीनों का यूज करते हैं। कंप्यूटर भी अपना पूरा कार्य स्वचालित ऑटोमेशन तरीके से करता है। कंप्यूटर अपना कार्य प्रोग्राम के एक बार लोड हो जाने पर स्वतः करता रहता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि हम लोग किसी भी कार्य को अगर करना शुरू किए तो हो सकता है कि चलो अभी भूख लग गई है, खाना खा लेते हैं, प्यास लगी है, पानी पी लेते हैं, रोक के पहले दूसरा काम करने लगे, फिर आए उस काम को करने लगे। ठीक है, या आज नहीं कल करेंगे, छोड़ देते हैं। लेकिन कंप्यूटर क्या है, अगर कोई भी टास्क एक बार परफॉर्म हो गया, अगर मैंने जोड़ने की जैसे ही इंटर मैंने दबाया कीबोर्ड से, इंटर जैसे ही मैंने किया तो प्रोसेस होकर तुरंत हमें आउटपुट मिलेगा। ये नहीं है कि वो आउटपुट के लिए ये कहे कि हम आउटपुट कल देंगे। ठीक है, अगर एक बार मैंने मल्टीप्लाई किया उसके बाद इंटर जैसे ही किया तो वो प्रोसेस होकर तुरंत हमें आउटपुट दे देगा। मतलब कार्य जैसे ही स्टार्ट उसने किया तो वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि उसका रिजल्ट नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेशन मतलब स्वचालन है। अब है एक्यूरेसी, शुद्धता। कंप्यूटर अपना सारा कार्य बिना किसी गलती के करता है। यदि आपको 10 अलग अलग संख्याओं का गुणा करने के लिए कहा जाए तो आप इसमें कई बार गलती करेंगे, लेकिन साधारणतः कंप्यूटर किसी भी प्रोसेस को बिना किसी गलती के पूर्ण कर सकता है। हाँ, कंप्यूटर द्वारा गलती किए जाने का सबसे बड़ा कारण गलत डाटा इनपुट करना होता है, क्योंकि कंप्यूटर स्वयं कभी कोई गलती नहीं करता है। ठीक है, तो ये इतना
शुद्ध, इतना एक्यूरेट होता है कि ये कभी कोई गलती नहीं करता है। इसमें अगर कोई गलती होती है तो वो डाटा गलत इनपुट होने के कारण होगा। अगर डाटा गलत इनपुट होगा, जैसे अगर हमें टाइप करना है, टाइप करने में अगर मैंने लिख दिया कि 2 + 2 = 5, तो ये लिख देगा 2 + 2 = 5। जहां पे गलती मैंने की है, ह्यूमन बीइंग्स ने गलत इनपुट किया है, इसने जोड़ा नहीं, उसको सिर्फ टाइप किया है कि +2 + 2 = 5। इसको ये 4 नहीं कर देगा। लेकिन अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं किसी एक्सेल में या जहां गुणा होते हैं, अगर वहां मैंने 2 + 2 = हमको क्या मिलेगा, तो ये हमेशा 4 ही देगा, कभी 5 नहीं देगा। वर्सटैलिटी, सार्वभौमिकता। कंप्यूटर अपनी सार्वभौमिकता के कारण बड़ी तेजी से सारी दुनिया में अपना प्रभुत्व जमा रहा है। कंप्यूटर गणितीय कार्यों को करने के साथ साथ व्यावसायिक कार्यों के लिए भी प्रयोग में लाया जाने लगा है। कंप्यूटर का प्रयोग हर क्षेत्र में होने लगा है, जैसे बैंक में, रेलवे में, एयरपोर्ट, बिजनेसेस में और स्कूल एटसेट्रा, इन सब में। तो ये कई जगह, मतलब ये है कि ये किसी एक विशेष फील्ड में नहीं कार्य करता है, ये कई जगहों पे काम करता है। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, उच्च संग्रहण क्षमता। अब इसमें देखते हैं, एक कंप्यूटर सिस्टम में डाटा स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। कंप्यूटर लाखों शब्दों को बहुत कम जगह में स्टोर करके रख सकता है। यह सभी प्रकार के डाटा, पिक्चर, फाइल्स, प्रोग्राम, गेम्स एंड साउंड को कई वर्षों तक स्टोर करके रख सकता है तथा बाद में हम कभी भी किसी भी सूचना को कुछ ही सेकंड में प्राप्त कर सकते हैं तथा अपने यूज में ला सकते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स रही कि हाई स्टोरेज कैपेसिटी, उच्च संग्रहण क्षमता की। इसके बाद है डिलीजेंस, कर्मठता। आज मानो किसी कार्य को निरंतर कुछ ही घंटों तक करने में थक जाता है। इसके ठीक विपरीत कंप्यूटर किसी कार्य को निरंतर कई घंटों, दिनों, महीनों तक करने की क्षमता रखता है। इसके बावजूद उसके कार्य करने की क्षमता में ना तो कोई कमी आती है, ना ही कार्य में परिणाम की शुद्धता घटती है। कंप्यूटर किसी भी दिए गए कार्य को बिना किसी भेदभाव के करता है, चाहे वह कार्य रुचिकर हो या ना हो। तो ये रहा डिलीजेंस, कर्मठता। फिर है अगली कैरेक्टरिस्टिक्स, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता, कंप्यूटर की मेमोरी अधिक शक्तिशाली होती है। कंप्यूटर से जुड़ी हुई संपूर्ण प्रक्रिया विश्वसनीय होती है। यह वर्षों तक कार्य करते हुए थकता नहीं है तथा स्टोर मेमोरी वर्षों बाद भी एक्यूरेट रहती है। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है पावर ऑफ रिमेम्बरेंस, याद रखने की क्षमता। तो कंप्यूटर में याद रखने की क्षमता भी होती है। चलिए देखते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी बातें करता है, लेकिन महत्वपूर्ण बातों को ही याद रखता है। लेकिन कंप्यूटर सभी बातें, चाहे वह महत्वपूर्ण हो या ना हो, सभी को मेमोरी के अंदर
स्टोर करके रखता है तथा बाद में किसी भी सूचना की आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी कंप्यूटर की जिसको हम लोग बता सकते हैं। तो आप लोग देख लेंगे कि कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उनमें क्या बताया गया। अब है डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का विकास। सबसे पहले अबेकस आता है कंप्यूटर में। कंप्यूटर का इतिहास लगभग 3000 वर्ष पुराना है, जब चीन में एक कैलकुलेशन मशीन अबेकस का आविष्कार हुआ था। यह एक मैकेनिकल डिवाइस है जो आज भी चीन, जापान सहित एशिया के अनेक देशों में अंकों की गणना के लिए काम आती थी। अबेकस तारों का एक फ्रेम होता है। इन तारों में बीट पकी हुई मिट्टी के गोले पिरोए रहते हैं। प्रारंभ में अबेकस को व्यापारी कैलकुलेशन करने के काम में यूज किया करते थे। यह मशीन अंकों को जोड़ने, घटाने, गुणा करने तथा भाग देने के काम आती है। इसके बाद फिर आया है ब्लेज पास्कल। शताब्दियों के बाद अनेक अन्य यांत्रिक मशीनें अंकों की गणना के लिए विकसित की गईं। 17वीं शताब्दी में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने एक यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर सन 1645 में विकसित किया। इस मशीन को एडिंग मशीन भी कहते थे, क्योंकि यह केवल जोड़ या घटाव कर सकती थी। यह मशीन घड़ी और ऑटोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती थी। उसमें कई दांते युक्त चक्रियां, टूथ व्हील लगी होती थी जो घूमती रहती थी। चक्रियों के दांतों पर 0 और 9 तक के अंक छपे रहते थे। प्रत्येक चक्री का एक स्थानीय मान होता था, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि। इसमें एक चक्री के घूमने के बाद दूसरी चक्री घूमती थी। ब्लेज पास्कल की इस एडिंग मशीन को पास्कलाइन भी कहते हैं। ठीक है, ये रही पास्कलाइन। ठीक है, जेकार्ड्स लूम। सन 1801 में फ्रांसीसी बुनकर वीवर जोसेफ जेकार्ड ने कपड़े बुनने के ऐसे लूम का आविष्कार किया जो कपड़ों में डिजाइन या पैटर्न को कार्डबोर्डों के छिद्र युक्त पंचकार्डों से नियंत्रित करता था। इस लूम की विशेषता यह थी कि यह कपड़े के पैटर्न को कार्डबोर्ड के छिद्र युक्त पंचकार्ड से नियंत्रित करता था। पंचकार्ड पर चित्रों की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति द्वारा धागों को निर्देशित किया जाता था। तो ये लूम मशीन है। ठीक है, इसके बाद फिर अगले विकास में चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के इतिहास में 19वीं शताब्दी को प्रारंभिक समय का स्वर्णिम युग माना जाता है। अंग्रेज गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने एक यांत्रिक गणना मशीन जिसका नाम था मैकेनिकल कैलकुलेटर मशीन विकसित करने की आवश्यकता तब महसूस की जब गणना के लिए बनी हुई सारणियों में एरर आती थी। चूंकि यह टेबल्स हस्तनिर्मित हैंडसेट थी, इसलिए इसमें एरर आ जाती थी।
चार्ल्स बेबेज ने 1822 में एक मशीन का निर्माण किया जिसका व्यय ब्रिटिश सरकार ने वहन किया। उस मशीन का नाम डिफरेंस इंजन, क्या नाम था? डिफरेंस इंजन रखा गया। इस मशीन में गियर और शाफ्ट लगे थे। यह भाप से चलती थी। सन 1833 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का विकसित रूप एनालिटिकल इंजन तैयार किया जो बहुत ही शक्तिशाली मशीन थी। बेबेज को कंप्यूटर के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। बेबेज का एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। जो इस समय कंप्यूटर है उसका आधार यहीं से शुरू हुआ, एनालिटिकल इंजन से। और यही कारण है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये क्या है? एनालिटिकल इंजन। इसके बाद है डॉक्टर हॉवर्ड एल्केन मार्क फर्स्ट। सन 1940 में विद्युत यांत्रिक कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रोमेट्रिकल कंप्यूटिंग शिखर पर पहुंच चुकी थी। IBM के 4 शीर्ष इंजीनियरों व डॉक्टर हॉवर्ड एल्केन ने सन 1944 में एक मशीन विकसित किया। यह विश्व का सबसे पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था और इसका ऑफिशियल नेम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर रखा गया। इसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय को सन 1944 में फरवरी माह में भेजा गया, जो विश्वविद्यालय में 7 अगस्त 1944 को प्राप्त हुआ। इसी विश्वविद्यालय में इसका नाम मार्क फर्स्ट पड़ा। यह 6 सेकंड में 1 गुणा व 12 सेकंड में 1 भाग कर सकता था। ये रही मार्क फर्स्ट, पहला कंप्यूटर मशीन, ठीक है, जो पूरे एक बड़े से कमरे में आया है। 2 चीजें यहाँ पे याद करने वाली हैं कि कंप्यूटर का जनक कौन है। तो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है और सबसे पहला कंप्यूटर क्या है? तो सबसे पहला कंप्यूटर मार्क फर्स्ट था, ठीक है। उसके बाद ABC, एटोनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। सन 1945 में एटोनस ऑफ तथा क्लॉफोर्ड बेरी ने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का विकास किया जिसका नाम ABC रखा गया। ABC शब्द एटोनस ऑफ बेरी कंप्यूटर का संक्षिप्त रूप है। ABC सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर सबसे पहले एटोनस ऑफ बेरी रहा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग जानेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियां। तो कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में जानेंगे। सन 1946 में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वैक्यूम ट्यूब युक्त ENIAC कंप्यूटर की शुरुआत ने कंप्यूटर के विकास को एक आधार प्रदान किया। कंप्यूटर के विकास के इस क्रम में कई महत्वपूर्ण डिवाइसेस की सहायता से कंप्यूटर ने आज तक की यात्रा तय की। इस विकास के क्रम को हम कंप्यूटर में हुए मुख्य परिवर्तन के आधार पर निम्नलिखित 5 पीढ़ियों में बांटते हैं। तो ये सबसे पहले है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं, ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हुए, ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं, और ये हमारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं, और ये हमारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं।
जो आज चल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली पीढ़ी 1946 से 1956 के बीच के जो कंप्यूटर हैं उनको रखा गया। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत सन 1946 में एकर्ट और मुचली के ENIAC, जिसको अब ये याद करने वाला पॉइंट है, ENIAC ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर नामक कंप्यूटर के निर्माण से हुआ था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, जिसका आविष्कार सन 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। इस पीढ़ी में ENIAC के अलावा और भी कई अन्य कंप्यूटरों का निर्माण हुआ, जिनके नाम EDSAC, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, EDVAC जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, फिर है UNIVAC जिसको फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एवं UNIVAC फर्स्ट है ये UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म है इनके फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते थे, इनकी स्पीड बहुत ही स्लो होती थी और मेमोरी भी कम होती थी। इसी कारण इन कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता था। इन कंप्यूटर की कीमत बहुत अधिक होने के कारण ये कंप्यूटर आम जनता की पहुंच से दूर थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के निम्नलिखित लक्षण थे, तो लक्षण देखते हैं कौन कौन से थे। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ, पंच कार्ड पर आधारित था, संग्रहण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था, बहुत ही नाजुक और कम विश्वसनीयता इसमें थी, बहुत सारे एयर कंडीशनों का प्रयोग हुआ करता था, मशीनी तथा असेंबली भाषाओं में प्रोग्रामिंग थी। ठीक है, ये इनके लक्षण थे। अगला है द्वितीय पीढ़ी, ये 1956 से लेके 1964 तक चला। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के बाद सन 1956 में कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत हुई। इन कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। क्या यूज किया जाने लगा? ट्रांजिस्टर। विलियम शॉकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1947 में किया था, जिसका उपयोग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किया जाने लगा। ट्रांजिस्टर के उपयोग ने कंप्यूटरों के वैक्यूम ट्यूबों के अपेक्षाकृत अधिक गति एवं विश्वसनीयता प्रदान की। ट्रांजिस्टर के आने के बाद कंप्यूटर के आकार में भी सुधार आया। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से आकार में छोटे हो गए। अब है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों के निम्नलिखित मुख्य लक्षण थे। कौन कौन से? वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। अपेक्षाकृत छोटे एवं ऊर्जा की कम खपत हुई। अधिक तेज व विश्वसनीय हुए। प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा कम खर्चीला हुआ। कोबोल एवं फोर्ट्रॉन जैसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास और संग्रहण डिवाइस
प्रिंटर एवं ऑपरेटिंग सिस्टम आदि का प्रयोग हुआ। ये द्वितीय पीढ़ी में है। अब है तृतीय पीढ़ी। तृतीय पीढ़ी 1965 से 1971 के बीच में है। ये सन याद कर लीजिएगा। कंप्यूटरों की तृतीय पीढ़ी की शुरुआत 1964 में हुई। इस पीढ़ी ने कंप्यूटरों को आईसी प्रदान किया। क्या प्रदान किया? आईसी। आईसी अर्थात एकीकृत सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के एक अभियंता जैक किल्बी ने किया था। आईसी का आविष्कार किसने किया था? जैक किल्बी ने। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में ICL 2903, ICL 1900, यूनिवैक 1108 और सिस्टम 1360 प्रमुख थे। तो ये याद कर लीजिएगा, इसमें कौन कौन से कंप्यूटर के नाम हैं। तो ये उस समय के कंप्यूटरों के नाम हैं। ये कंप्यूटर हमारा तृतीय पीढ़ी का है। इसमें आईसी का यूज होने लगे थे। इनके कुछ मुख्य लक्षण हैं। एकीकृत सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ। प्रथम एवं द्वितीय पीढ़ियों की अपेक्षा आकार एवं वजन बहुत कम हुआ। अधिक विश्वसनीय हुए। पोर्टेबल एवं आसान रखरखाव वाले कंप्यूटर हुए। उच्च स्तरीय भाषाओं का बृहद स्तर पर प्रयोग होने लगा। तो ये इनके मुख्य लक्षण थे। ये सब हम लोग लिखेंगे। कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी देखते हैं। ये 1971 से 1985 के बीच में रहे। कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी की शुरुआत सन 1971 से हुई। सन 1971 से लेकर 1985 तक के कंप्यूटरों को चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों की श्रेणी में रखा गया। इस पीढ़ी में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट को और अधिक विकसित किया गया, जिसे विशाल एकीकृत सर्किट, लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। एक इंटीग्रेटेड सर्किट लगभग 3 लाख ट्रांजिस्टरों के बराबर कार्य कर सकता है। इस आविष्कार से पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक छोटी सी चिप में आ गई, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। इसके उपयोग वाले कंप्यूटरों को माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। क्या कहा गया? माइक्रो कंप्यूटर। तो चौथे पीढ़ी वाले कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर भी कहा गया। अल्टेयर 8800 सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था, जिसे मिट्स नामक कंपनी ने बनाया था। इसी कंप्यूटर पर बिल गेट्स, जो उस समय हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्र थे, ने बेसिक भाषा को स्थापित किया था। इस सफल प्रयास के बाद गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की, जो दुनिया में सॉफ्टवेयर की पहली सबसे बड़ी कंपनी है। इस कारण बिल गेट्स को दुनिया भर के कंप्यूटरों का स्वामी, ओनर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। चतुर्थ पीढ़ी के आने से कंप्यूटर के युग में एक नई क्रांति आई। इन कंप्यूटर का आकार बहुत ही छोटा हो गया और मेमोरी बहुत अधिक बढ़ गई। आकार छोटा होने से इन कंप्यूटर का रखरखाव बहुत आसान हो गया। इसी के साथ इनकी कीमत इतनी कम हो गई कि आम जनता इन कंप्यूटर को आसानी से खरीद सकती थी। इस जनरेशन के मुख्य लक्षण क्या हैं? अति विशाल स्तरीय एकीकरण, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का उपयोग, आकार में अद्भुत कमी, साधारण आदमी की क्रय क्षमता के अंदर,
अधिक प्रभावशाली, विश्वसनीय एवं अद्भुत गतिमान, अधिक मेमोरी क्षमता वाले, और कंप्यूटरों के विभिन्न नेटवर्क का विकास भी इसी में हुआ। अब है कंप्यूटरों की पांचवी पीढ़ी। 1985 से अब तक के जो कंप्यूटर हैं ये हमारे पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी की शुरुआत 1985 से हुई। 1985 से अब तक के कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। कंप्यूटरों की पांचवी पीढ़ी में वर्तमान के शक्तिशाली एवं उच्च तकनीक वाले कंप्यूटर से लेकर भविष्य में आने वाले कंप्यूटरों तक को शामिल किया गया है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में कंप्यूटर वैज्ञानिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समाहित करने के लिए प्रयासरत हैं। आज के कंप्यूटर इतने उन्नत हैं कि वे हर विशिष्ट क्षेत्र, मूल रूप से अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, अंतरिक्ष तथा दूसरे प्रकार के शोध कार्य में उपयोग किए जा रहे हैं। इस पीढ़ी के प्रारंभ में कंप्यूटरों का परस्पर संयोजित किया गया ताकि डेटा तथा सूचना की आपस में साझेदारी तथा आदान प्रदान हो सके। नए इंटीग्रेटेड सर्किट, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट को प्रतिस्थापित करना शुरू किया। इस पीढ़ी में प्रतिदिन कंप्यूटर के आकार को घटाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप हम घड़ी के आकार में भी कंप्यूटर को देख सकते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर तथा इंटरनेट की सहायता से हम दस्तावेज, सूचना तथा पैसे का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये रहे हमारे पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स, जिसमें लैपटॉप है, मोबाइल, स्मार्टफोन है, टैबलेट्स हैं, और ये हमारे आज के कंप्यूटर जो यूज कर रहे हैं ये हमारे पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के लक्षण देखते हैं। कंप्यूटरों के विभिन्न आकार, डिफरेंट साइज ऑफ कंप्यूटर। आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर के आकार और संरचना को तैयार किया जाता है। आज विभिन्न मॉडलों, डेस्कटॉप, लैपटॉप, palm टॉप आदि में कंप्यूटर उपलब्ध हैं। इंटरनेट, यह कंप्यूटर का एक अंतर्राष्ट्रीय संजाल है। दुनिया भर के कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट से जुड़े होते हैं और इस तरह हम कहीं से भी घर बैठे अपने स्वास्थ्य, चिकित्सा, विज्ञान, कला, संस्कृति आदि लगभग सभी विषयों पर विविध सामग्री इंटरनेट पर प्राप्त कर सकते हैं। मल्टीमीडिया, ध्वनि, साउंड, दृश्य, ग्राफिक्स तथा चित्र और पाठ तथा टेक्स्ट के सम्मिलित रूप से मल्टीमीडिया का इस पीढ़ी में विकास हुआ है। नए अनुप्रयोग, कंप्यूटर की तकनीक अति विकसित होने के कारण इसके अनुप्रयोग तथा फिल्म निर्माण, यातायात नियंत्रण, उद्योग, व्यापार एवं शोध आदि के क्षेत्र में होने लगे हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, जिसमें 4 चीजें हम लोगों ने कवर की। अब सभी लोग इनमें से महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे और उनको याद भी करेंगे। धन्यवाद।